आरआरबी का एग्जाम हो या नॉसेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सिर्फ आपका नॉलेज ही चेक नहीं करना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आप एग्जाम के समय में कितने काम थे, कितने कॉन्फिडेंट या फिर कितने फोकस थे। वो ये जानना चाहता है कि आपने कितने वाइजली तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया है करके। क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे देता है कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाए, अपना टाइम वेस्ट करें, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, पैनिक हो जाए। तो उस टाइम पर हम जो डिसीजन लेते हैं, जैसा हमारा अप्रोच होता है, उसी से डिसाइड होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आरआरबी का जो हाल ही में पेपर हुआ था मार्च 2026 में, टोटल 3 शिफ्ट हुए थे। तो हम तीनों एक एक करके देखेंगे। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। नॉन नर्सिंग के वो सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग या फिर जनरल साइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो उनका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ करूंगा। तो आप चेक कीजिए कि आपने किस तरह से उसे अटेम्प्ट किया या सॉल्व किया और कैसे करना चाहिए था करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कौन से टॉपिक का है करके, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है जिस सीरियल नंबर पर आया, मैंने डायरेक्ट वैसे स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। अब एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है, तो इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस हुई है, मॉक टेस्ट हमने ज्यादा दिए, तो हमको सिर्फ ये पैटर्न देखकर समझ में आ जाएगा कि 4 ऑप्शन में से हमें क्या करना है, ऑड वन आउट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है करके। तो फिर भी देखिए, जिनका पहली बार है मैं उनके लिए पढ़ लेता हूं। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। मतलब 3 जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा, वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। सो उन्होंने नोट भी दिया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। The odd one out is not based on the number of consonant or vowel of their position। ठीक है, मतलब यह है कि यहाँ पर जो odd one out जो है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट या फिर वॉवेल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी पोजीशन पर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है कि जो ये क्लस्टर, लेटर क्लस्टर दिया है, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू या पोजीशन वैल्यू जो है वो हमें लिखना पड़ेगा और उससे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो याद रखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग, डिकोडिंग या क्लासिफिकेशन के, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अगर अल्फाबेट मतलब लेटर्स जो होते हैं 26 लेटर्स, तो इसकी अगर प्लेस वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कम समय में हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या हो सकता है नहीं भी समय। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ईओ, मैं यहां लिख लेता हूं ईओ वी बी, ठीक है। दूसरा मैं यहां लिख लेता हूं एल वी और क्या है सी आई। तीसरा यहां लिख लेता हूं आर बी आई ओ और चौथा जो है बी एल टी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, देन हम चेक करेंगे कि कुछ सिमिलैरिटी या पैटर्न हमें नजर आ रहा है या नहीं। तो देखिए प्लेस वैल्यू, ये 5 होता है, 15, ये 22, ये 2 होता है, L मतलब 12 होता है, V 22 होता है, C 3 होता है, I 9 होता है, ये B जो है 2, ये L 12, 20, 25, O मतलब 15 होता है, ये 9 होता है, ये 2 और R मतलब 18 होता है। तो हमने सभी लेटर जो है सबकी प्लेस वैल्यू हमने अभी लिख ली है। अभी देखिए पैटर्न हमें नजर आ रहा है क्या, कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंस हमें पता चल रहा है क्या, वो देखिए यहाँ 5 से 15 बना, मतलब क्या हुआ, +10 हुआ, ठीक है। यहाँ 15 से 22 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, +7 हुआ है, ठीक है, +7। अब 22 से यहाँ 2 हुआ है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, 22 से 2 हुआ है, इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं हुआ है, 20 माइनस हो गए फिर 2 आ गया, ये ऐसा पैटर्न नहीं है। हमें क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो 22 से 26 तक पहले हम पहुंचेंगे, तो 4 हो जाएगा, फिर उसके आगे कंटिन्यू होगा, फिर से 1 2 ऐसा स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से टोटल क्या हुआ, 6 लेटर्स जो है प्लस हुए, तब जाके यहाँ पर बी आया, ठीक है। ये पैटर्न हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ देखिए 12 से क्या हुआ, 22 हुआ, मतलब क्या हुआ, +10 हुआ, 22 से 3 हुआ, अगेन टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 22 हो गया मतलब 4 और ये 3 मतलब +7,
और ये क्या हुआ +6 हुआ है, ठीक है, तब जाके 9 बना है। तो पैटर्न तो समझ में आ गया हमें, ये सिमिलर दिखा, डिफरेंस हमें 10 का, 7 का और 6 का आ रहा है। यहां भी चेक कर लेते हैं हम, 8 से क्या हुआ, 2 हुआ है, ठीक है, ये 2 है, 8 से 2 हुआ है, तो 8 से 2 मतलब क्या है, 18 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, 18 से सबसे पहले हम कहां जाएंगे, 26 में जाएंगे, तो 18 से 26 मतलब 8 होता है, और ये +2, तो टोटल कितना हो गया, 10। हाँ दिख तो रहा है यहाँ पर, आगे देखते हैं। 2 से क्या हुआ, 9 हुआ, मतलब क्या हुआ, +7 हुआ, देन यहाँ पर 9 से 15 हुआ, इसका मतलब प्लस क्या हुआ, 6 हुआ। अब देखिए तीनों में हमें, 3 क्लस्टर में, लेटर क्लस्टर जो था, इनमें हमें सेम पैटर्न नजर आया, तो इसे बिना चेक करे आप क्या कर लीजिए, यही ऑड वन आउट है ऐसा टिक कर लीजिए, और ये हमारा आंसर भी है, ठीक है। हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं, जब 3 में आ जाएगा तो समय बचाइए, डायरेक्ट टिक कर लीजिए। अब हमारी तसल्ली के लिए हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए 2 से क्या हुआ, 12 हुआ, मतलब +10 हुआ, ठीक है यहां तक। फिर 12 से क्या हुआ, 20 हुआ, तो इसका मतलब +8 हुआ, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमारा +7 वाला चल रहा था ना, इसीलिए। और 20 से 25 मतलब +5 हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि +6 वाला पैटर्न चल रहा था ना। तो इस तरह से ऐसे सम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि मीडियन क्या है, ये आपको पता ही है सभी को, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास नंबर की एक सीरीज है, देखिए यहाँ पे ये सीरीज है, और हमें कभी एग्जाम में मीन फाइंड करने के लिए, मीडियन या मोड फाइंड करने के लिए आता है। तीनों का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल वाला नंबर, मिडल नंबर, ठीक है। तो जब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मीडियन कहा जाता है, तो याद रखिए जो भी डेटा हमारे पास गिवन रहेगा, सबसे पहले हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो डेटा है इसको मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो छोटा नंबर है मेरे पास यहाँ 12, देन इसके बाद है 18, फिर है 25। अरे ये तो, अच्छा हाँ, देखिए तो कुछ नंबर जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे, बीच में सीरीज दिया है, इसको बराबर अरेंज कर लीजिए। 30, 32, यहां तक तो सेम ही चल रहा था। 32 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है 40 आएगा, 40 के बाद कौन सा आएगा, 45 आएगा, देन इसके बाद क्या आएगा, 50 आएगा, और ये 55। टोटल कितने नंबर है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल हमारे पास 9 नंबर है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू क्या है, 9 है, और 9 मतलब क्या होता है, ऑड नंबर है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो जब कभी भी अगर मीडियन फाइंड करना है, तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो भी नंबर्स का सीरीज दिया है, उन सारे नंबर्स को आप क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। लिखने के बाद काउंट कीजिए कि कितने नंबर्स है करके, तो हमने काउंट कर लिया 9। 9 का मिडल नंबर क्या होता है, फिफ्थ वाला पोजीशन। फिफ्थ वाला पोजीशन मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये जो है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये फिफ्थ नंबर वाली जो पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 इधर बच गए, 4 उधर बच गए, ठीक है। तो जो मिडल नंबर, जैसे मैंने कहा था मीडियन मतलब क्या रहता है, सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहां पर क्या रहेगा, 32 हमारा क्या है, फिफ्थ पोजीशन में, मिडल में है, इसलिए वही हमारा मीडियन रहेगा। तो ये डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर्मूले से इसे करना, तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला रहता है n+1/2, और ये TH मतलब कौन सा टर्म है करके, ठीक है। तो n हमने काउंट कर लिया था 9 है करके। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्या रहेगा, n की वैल्यू क्या रहेगी, ऑड, ये उस केस में रहेगा। जब इवन रहता है तब दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला जो है हम इवन नंबर के समय में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑड है इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 9 प्लस क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2, और ये TH मतलब कौन सा टर्म है, ठीक है। 9 + 1 होता है 10 डिवाइड बाय 2, और ये फाइनली कितना आएगा, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म क्या है, 30। तो इस तरह से भी, सॉरी 32 है, तो इस तरह से भी क्या रहेगा हमारा जो है, एक मिनट इसे चेंज ही कर लेते हैं। तो इस तरह से 32 जो है
ये हमारा क्या है, मीडियन है। हमने डायरेक्ट भी फाइंड किए थे 32 आया था, और फॉर्मूले की हेल्प से किए तो उसका भी आंसर 32 आया। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको समझ में आ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट याद रखना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑड नंबर आया, मान के चलिए यहाँ 9 के बदले में 10 नंबर रहते और एक रहता था, तो 10 रहा, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 to 3 वाला, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मैं यहां लिखते जाता हूं, आप देखिए। ए सेल्स अ लैपटॉप टू बी एट अ लॉस ऑफ 25%, मतलब ए नाम का एक बंदा है, ठीक है, इसने क्या किया, बी को लैपटॉप बेच दिया। कितने में बेचा बोला है, तो यहां लिखा है 25% के लॉस में, तो मैं -25% लिख लेता हूं। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि लॉस में हमने क्या किया, बेचा है। फिर बी ने क्या किया, उसी लैपटॉप को सी को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो बी ने जो है सी नाम का एक बंदा है उसको बेच दिया। अब प्रॉफिट बोला इसलिए मैं प्लस लिख लेता हूं 40%। ठीक है, ये इस तरह से हमने थोड़ा फॉर्मुलेट कर लिए। इफ सी परचेज द लैपटॉप फॉर ₹10, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप फॉर ए। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये पूछा है। तो देखिए, जिस तरह से एग्जाम में मान लीजिए अगर इस तरह का पैटर्न कुछ एग्जाम में आता है कि कुछ बंदे हैं, इसने इसको बेचा इतने प्रॉफिट या लॉस में, उसने किसी और को बेचा, उसने किसी और को बेचा, इस तरह का पैटर्न अगर आपको नजर आए तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि सारे जो नंबर्स हैं, आप लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए लॉस हुआ -25% का, इसका मतलब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है सीपी, ये हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 का है, लॉस अगर 25 का हुआ, तो इसका मतलब वो जो चीज है, मतलब लैपटॉप है, वो 75% की हुई होगी। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिखना। देन बी ने क्या किया, वही चीज इसको बेच दिया प्रॉफिट पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 का रहता है, प्रॉफिट मतलब 40 का, तो इस हिसाब से क्या हुआ, 140 का जो है ये प्रॉफिट हुआ, इतने में वो चीज बेच दिया, है ना। और देन इसके बाद किसका बेचा, तो कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना रहता है हमें नहीं पता उसकी वैल्यू, इसलिए एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 100% रहता है करके, और वैल्यू हमें नहीं पता रुपीस में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स अज्यूम कर लें। तो जब इसको बेच दिया तो कितने में बेचा बोला, सी को 4998 में। ये फॉर्मुलेट करना आपको आना चाहिए, सिंपल सा है दोस्तों। देखिए यह माइनस अगर आए, मतलब लॉस में है, तो 100 से नीचे जाइए, 100% रहता है ना, तो उससे नीचे जाइए आप। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो 100 में वही नंबर क्या करना है, हमें ऐड करके लिखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितने की है, ये परसेंट वैल्यू है उसकी। देन कितने में उसको मिल गया वो, तो 4998 में मिला, तो वो अमाउंट यहाँ इक्वल टू के बाद लिख रहा है। अब क्या करना है, हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम, हाँ यूनिट डिजिट से ला सकते हैं क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट के अलग अलग है। तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 75 100 दिख गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा। अगेन क्या होगा, ये 2 2 होगा और ये 2 7 होगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखिए। तो ये x यहाँ लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट में ऑलरेडी क्या है 4998 है। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन का रूल क्या होता है, जो लेफ्ट में है जब राइट में हम शिफ्ट कर रहे हैं नंबर्स को तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब 7 और ये 3 जो है न्यूमरेटर में जब हम शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। तो ये रूल आपको पता है, ये बेसिक है। देन यहाँ पर क्या बचा, डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ से 10 बचा, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे 2 into 10। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे कैंसल आउट करेंगे। तो देखिए अब हमें पता है, देखिए आप दोस्तों एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। ठीक है, ये 3 और 7 जो है 10 को तो कैंसल आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 10 का जो 0 है ये आंसर में मुझे दिखेगा। ये आप लॉजिक लगाइए और इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसे टिक करके बिना इसे सॉल्व करे आंसर ला सकते हैं।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 और 7 जो है 10 इससे कैंसिल आउट करेंगे, तो इससे कैंसिल आउट करे या ना करे, बट ये 0 तो रहेगा ही ना, क्योंकि ये इससे कैंसिल नहीं कर पा रहे। अगर कैंसिल होता तो कुछ और नंबर आया रहता, बट ये 0 को नहीं कर पा रहे, 10 को नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है फाइनली जो भी आंसर बनेगा उसके एंड में 0 मुझे मिलेगा ही। तो ये लॉजिक से आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। फिर भी हम इसे कैंसिल आउट करके चेक करते हैं सच में ऐसा है क्या। तो देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 इधर 19 आ जाएगा, 19 मतलब 3 6 जा 18, 1 इधर 3 6 जा 18, 1 इधर 3 6 जा 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ लिख लेता हूं मैं 1666 इंटू 2 इंटू, ठीक है, इसे 20 कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू 10 20, ठीक है। अब बचा क्या 7 है। अब इससे फिर से कैंसिल आउट करेंगे हम, ठीक है। तो कैंसिल आउट करके देखिए क्या आ रहा है, 7 1 जा 7 2 जा 14 होता है, 2 इधर आया 26, 26 मतलब 7 3 जा 21 होता है, और 5 बचा, 5 उधर आया तो 56, और 7 8 जा क्या होता है 56। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 238 इंटू 20 बचा, ठीक है। मतलब 238 का हमें डबल करना है। तो देखिए 238 का डबल कितना होता है, 476 होता है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा डायरेक्ट 2, देखिए 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। मैं इसे पूरा डिटेल में ही कर लेता हूं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 0 है तो 0 लास्ट में आएगा ही, ठीक है। 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 जा 16, कैरी 1 आएगा, 2 3 जा 6 और ये 7 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। तो देखिए 4760 यही आंसर आया। तो मेरा ये कहना है एग्जाम में क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें याद रखना है, जैसे ये 0 वाला मैंने कहा, तो आप ये अननेसेसरी ये जो कैलकुलेशन है इससे आप बच जाएंगे, जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, 4th वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है उसमें, अब यहां देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है ये। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट में काउंटिंग होनी चाहिए, और यहाँ दिया ये एक लेटर सीरीज यहाँ पर दिया है, उसे मैं एक बार लिख लेता हूं, मे बी आपको विजिबल नहीं होगा। देखिए CBASNUCOMDKIFJHAIPBEBH, ठीक है। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों कि इतना जो लंबा चौड़ा जो सीरीज दिया रहता है, चाहे लेटर्स का, नंबर्स का, या फिर अल्फा न्यूमेरिक जो भी रहता है, उसे लिखिए मत। अब डायरेक्ट स्क्रीन पर देखिए, और जो इंपॉर्टेंट जहां आपको लग रहा है कि ये लिखना चाहिए, बस वही पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। ये विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट है which is immediately preceded by consonant, तो उसके पहले भी, preceded मतलब पहले भी consonant, इसका मतलब ये है consonant के पहले में क्या रहना चाहिए, consonant रहना चाहिए बोला है, ठीक है। आगे and also immediately followed by, followed मतलब इसके बाद में भी क्या रहना चाहिए, consonant ही रहना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई हो रही है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। मतलब तीनों कंटिन्यूशन में कॉन्सोनेंट आने चाहिए। वो एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कॉन्सोनेंट देगा, कभी वॉवेल देगा, कभी नंबर देगा, कभी सिंबल देगा, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन में वेरिएशन करता है। तो इस केस में तीनों भी कॉन्सोनेंट कहाँ है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, वॉवेल्स जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, कट कर देते हैं। वॉवेल्स हमें पता है क्या होते हैं, ठीक है, क्या रहता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ठीक है। ये 5 जो है ये वॉवेल्स रहते हैं, ये हमें कहीं नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने से हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। ए तो कंटिन्यूशन में 3 नहीं बन पा रहे, यहां भी नहीं बन पा रहे, इधर भी नहीं बन पा रहे, हाँ ये एक समझ में आया हमें, ठीक है, ये एक मिल गया पेयर हमें, ठीक है। एम डी के मतलब तीनों नंबर्स का एक ग्रुप मिल गया हमें, ये एक हो सकता है। देन आई ये नहीं चलेगा क्योंकि वॉवेल है। देन ये वाला एक ग्रुप मिल गया हमें, ये 3 लेटर्स का एफ जे एच, ठीक है। और दूसरा ए आई ये नहीं चलेगा, ई भी नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूशन में 3 हमें कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहे, सिर्फ ये 2 मिले, 1 और ये 2, ठीक है। आंसर देखिए क्या है, हाँ आंसर भी क्या है 2, ये थर्ड ऑप्शन है 2।
हमें भी क्या मिले, 2 मिले। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम में ना सिर्फ हमें आगे बढ़ते चले जाना है और टिक करते चले जाना है कहाँ मिला है करके। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखने जाओगे तो हो सकता है आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। 5वां वाला क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन जो है, ये अगर आपके नंबर सिस्टम चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए आसान हो जाएगा 5th नंबर का। ठीक है, देखिए, इन अ डिविजन सम द डिवाइजर इज 20 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 50 बोला है, व्हाट इज द डिविडेंड, और 4 ऑप्शन है। अब देखिए, जिसे नहीं समझ में आता है डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्वेश्चन क्या होता है, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, मुझे क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 2 से, मान लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 7 यहां लिखूंगा और 2 यहां लिखूंगा। देन इसके बाद क्या करूंगा, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो डिवाइड कैसे करते हैं, 2 3 6 होगा। ठीक है, और कितना आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसे क्या बोलते हैं वो समझिए। ठीक है, तो ये जो 7 होता है इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है इस पूरे इसमें उसको कहा जाता है डिविडेंड। और जो 2 होता है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको मैं स्मॉल डी से लिख लेता हूं। ठीक है, और जो आंसर हमें मिला इसे हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, और जो बच गया है, शेषफल जिसे कहते हैं, वो है रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो ये जो पैटर्न है इसके ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव होता है। कौन सा, वो देखिए। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसी से डिराइव होता है। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, या कुछ मिसिंग रहा तो ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, डिविडेंड कितना है, तो यहां पर देखिए 7 है, तो मैं यहां 7 लिख लेता हूं। देन कौन सा साइन है, इक्वल टू। डिवाइजर कितना है, तो देखिए 2 है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय है। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन कितना है, 3 है। ठीक है, देन कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं। और रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो आप चेक कीजिए, लेफ्ट साइड में अगर 7 है तो राइट साइड में भी 7 ही मिलेगा। 2 3 6, 6 + 1 7, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हमें भी इस क्वेश्चन में यही करना है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, किसे डिवाइजर बोलते हैं, और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये कैसे बनता है, इस लॉजिक से बनता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है 50। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 50 जो है ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, डिवीजन का एक सम है, द डिवाइजर इज 20 टाइम्स द क्वोशंट। मतलब ये जो डिवाइजर है ये इसका क्या है, 20 टाइम्स है। और क्या बोला है, एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर का कितना है, 8 टाइम्स से बोला। तो सोचिए, रिमाइंडर हमारे पास 50 है, तो डिवाइजर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या रहेगा, 8 टाइम्स रहेगा, है कि नहीं। ये जो है इसका 8 टाइम्स रहेगा, मतलब 50 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40 होता है, और ये बाजू का 0। तो अब हमें डिवाइजर मिल गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए कंडीशन दिया है हमारे पास कि डिवाइजर जो है, मतलब ये वाला नंबर 400, ये क्या रहना चाहिए, 20 टाइम्स रहना चाहिए, किसका, क्वोशंट का। तो क्वोशंट का 20 टाइम्स ये है। तो अगर मुझे क्वोशंट फाइंड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 20 कर दूंगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो इसे डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 20 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए, अब जो नंबर्स बच गए उससे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं, 400 × 20 + 50। ठीक है, ये हमारे पास बच गया, जो हमारे पास कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लिया। अब इसे जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। 3 0 दिखाई दे रहे तो 3 0 लिख लेते हैं, और प्लस 50। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8050 आएगा, और यही हमारा क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा। और डिविडेंड ही हमें पूछा है, और वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है कि 20 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, और किसका है, उस हिसाब से आपको वो लॉजिक क्रिएट करके यहाँ आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 6th नंबर का है।
ठीक है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अ सिलेंड्रिकल टैंक विथ रेडियस। तो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आया होगा ये मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, अ सिलेंड्रिकल टैंक विथ रेडियस r मीटर एंड हाइट h मीटर इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक टैंक है। ठीक है, मान के चलिए ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, इस टैंक का रेडियस मतलब यहां से इतना जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और ये यहां से लेकर इतना जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, इफ अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2, और एक सिलेंडर हमने लिए जिसका रेडियस कितना है, r/2 है बोला, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास है उसका क्या है, ये हाफ है। हाफ मतलब ये इतना डिस्टेंस वाला क्या है, समझिए एक सिलेंडर है। ठीक है, उतना रेडियस रहेगा, उसका हाफ हो गया। और हाइट कितनी है बोला, 2h बोला। अगर ये h है तो मान के चलिए और मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना, यहां से यहां तक जितना है उतना ही यहाँ है, मतलब डबल है बोला। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रेडियस जो है हाफ हुआ और हाइट जो है वो डबल हो गया, उसके अंदर सबमर्ज कर दिए। अब सबमर्ज करने के लिए सोचिए, अब ऐसे तो होगा नहीं, ये तो बच जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इतने रेडियस वाला पार्ट जो ऊपर में और बन रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये वाला ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से कट कर लेता हूँ, वही पार्ट यहाँ पर मैं अगर डुबा देता हूँ, तो डुबाने के बाद क्या होगा, ये ऑलमोस्ट इतना हाफ जो है इतना एरिया कवर करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि अगर इस रेडियस का हाफ है तो अगर मैं और एक पार्ट यहां से ला लूंगा तो पूरा रेडियस कवर हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से मतलब जो है, जो ऑलरेडी हमारे पास टैंक था उसका आधा हिस्सा जो है वो क्या हो गया, फिल्ड हो गया। तो पूछा है बाय व्हाट फ्रैक्शन डज द वाटर लेवल इन द टैंक राइजेस, तो कितना राइज करेगा, तो सोचिए आधा अगर चले गया तो आधा राइज करेगा। आधा मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2 उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो फिगर अगर आप बनाओगे, ये डायग्राम अगर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, आधा अगर उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा पानी जो है उस टैंक का वो बाहर आ जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। तो डायग्राम से भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले से अगर जाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या, हमें क्या पूछा है, वाटर लेवल इन द टैंक राइज, तो कितना राइज हुआ मतलब h कितना हाइट पर गया वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें। किसका लेना पड़ेगा, जो स्मॉल वाला टैंक है ना, सिलेंड्रिकल टैंक, उसका। और वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें किसका, जो बिग वाला है कंटेनर, मतलब सिलेंड्रिकल, उसका लेना पड़ेगा। तो h फाइंड करने के लिए वॉल्यूम तो दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों भी कंटेनर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई r²h, ये होता है ना। लेकिन जो स्मॉल वाला है उसका रेडियस जो r/2 है, देखिए बिग वाला पहले मैं लिख लेता हूं, पाई r²h, ये फॉर्मूला सबको पता है, वॉल्यूम का होता है सिलेंड्रिकल टैंक जो भी है। ठीक है, अब स्मॉल वाला जो है उसका रेडियस जो है वो क्या हो गया, r/2, तो रेडियस की जगह मुझे r/2 लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर इनटू h के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2h, क्योंकि हाइट जो है 2h हो गई। ठीक है, अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये पाई, ये r²/4 इंटू 2h, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये दोनों के पास आएगा और ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, पाई r² और क्या आएगा h। अब जैसे इसे कैंसल आउट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, 2/4 बच गया। ठीक है, अब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 2 मतलब 1 क्या बचा, 2 बचा, और यही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं क्या बोल रहा था, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने से अच्छा आप डायग्राम से डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये हाफ कैसे होगा करके। ठीक है, या 2-3 तरीके डायग्राम से आप समझिए, ये फॉर्मूले से भी आप जा सकते हैं, 1/2 ये आंसर आएगा। या फिर अगर आप ये लॉजिक लगाओगे कि रेडियस जो है हाफ हो गया और जो हाइट है वो डबल हो गया, तो इसका मतलब ये है वो कंटेनर में, जो बड़ा कंटेनर है उसमें वो हाफ पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हाफ क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये वैल्यूज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ठीक है, ये मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7th नंबर का। 7 नंबर, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, तो क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया लग गया होगा ये कौन से चैप्टर का है करके। रामू स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट वेस्ट ऐसा डायरेक्शन वाला आ गया,
तो समझ में आ गया डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये करके, ठीक है, इस टॉपिक में से आया है। तो देखिए क्या करना है, रामू स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं ये वाला इसका घर है, हाउस, ठीक है, यहां से इस पोजीशन से वो क्या कर रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलना स्टार्ट कर रहा है, कहां जा रहा है, तो देखिए मोस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। हाँ, अब बात आती है कि डायरेक्शन में ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा। तो देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ ईस्ट रहेगा, यहाँ वेस्ट रहेगा, ठीक है, और ये नॉर्थ सबको पता है और साउथ भी सबको पता है, सिर्फ कंफ्यूजन होता है ईस्ट और वेस्ट में। तो याद रखिए हमेशा इधर क्या आएगा, ईस्ट आएगा, इधर क्या आएगा, वेस्ट आएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ उसका घर है रामू का, अब वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है बोला, 90 मीटर। तो ये 90 मीटर का एक अंदाजन लाइन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल में मेजरमेंट करके नहीं लेना पड़ेगा। देन इसके बाद देखिए टर्न्स राइट, अब सोचिए उसके साथ आप मूव कीजिए, वो ऐसे जा रहा है और राइट टर्न ले रहा है, मतलब 90 डिग्री इधर टर्न लेगा, और टर्न लेके कितना जा रहा है, वो 20 मीटर जा रहा है, ठीक है। ही टर्न्स राइट अगेन एंड मूव्स 30 मीटर। अब सोचिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो उसके लिए राइट क्या होगा, इधर साइड होगा, तो ठीक है, इधर आएगा, वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है बोला, तो ये 30 मीटर जो है ऐसा हम मार्किंग कर लेते हैं। देन फाइनली टर्न्स राइट, अब सोचिए वो इधर आ रहा है वेस्ट की तरफ, उसने राइट लिया, राइट लिया मतलब कहां जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, कहां जा रहा है बोला, तो 100 डिग्री जा रहा है बोला, सॉरी 100 मीटर जा रहा है बोला, तो ये 100 मीटर हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यहाँ से ये क्या किया, 100 मीटर यहाँ पहुंच गया अभी। इन विच डायरेक्शन शुड ही वॉक टू रीच हिज हाउस अगेन, अब यहाँ पर वो है, इसका फाइनल पोजीशन ये है, लेकिन उसका घर जो है वो इधर है, ठीक है, ऐसा डायगोनली यहाँ पर आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन, हमें मेजरमेंट वगैरह नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ पूछ रहा है कि डायरेक्शन कौन सा है करके। तो सोचिए जहां पर उसकी फाइनल पोजीशन है बस वहीं पर ये प्लस का साइन आप बना दीजिए, ठीक है, ये रहेगा साउथ, ये रहेगा नॉर्थ। तो हमको समझ में आ गया घर तो उसका नॉर्थ या साउथ में से किसी में नहीं है, तो पता चल गया वेस्ट और साउथ के बीच में, ठीक है, यहाँ तो ईस्ट होता है ना, तो वेस्ट और साउथ के बीच में कहीं आ रहा है। तो वेस्ट और साउथ के बीच में इतने पार्ट में कहीं पर भी अगर आएगा, ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे दोनों के बीच में है, और उसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि वो डायरेक्शन कौन सा है करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 ही था ना, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 8 वाला। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, इफ 1 इज, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, मतलब ऑड नंबर जो है, ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं -1 ऐसा लिख लेता हूं। एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन नंबर, अच्छा तो इवन नंबर जो है इसमें हमें क्या करना है, +1 करना है, ये 2 रूल बोला है। इन द नंबर, एक नंबर दिया है तो वो नंबर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्या नंबर है, 8 4 3 6 7 5 4 3 2 9 2 5, फोन नंबर तो नहीं है किसी का, नहीं, डिजिट ज्यादा है। चलिए देखें, हाँ अब क्या करना है हमें यहाँ पर, देखिए एग्जाम में ये सारी चीजें लिखने वाली नहीं है, हमें इतना सब लिखना नहीं है, ये सब करते बैठेंगे तो टाइम ऐसे ही हो जाएगा। हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पूछा गया बस वही लिखना है। अब क्या करना है, फाइंड द, क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द सम, सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, हमें प्लस करना है, लेकिन किसका करना है प्लस, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्लस करना है भाई, किसका करना है, द डिजिट्स विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये क्या रहेगा, राइट साइड है। तो लेफ्ट से क्या बोला है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, और क्या बोला है, सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड मतलब ये वाला नंबर, ठीक है। तो बस इतना मार्किंग करना है, एग्जाम में सिर्फ आप क्या कीजिए, 3 लिख लीजिए, और क्या, सॉरी यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये नंबर्स का ही डायरेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें जो रूल दिया है उस हिसाब से हमें वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बोला है ये 3 और 2 तो नंबर लिख लिए हमने, रूल क्या बोलता है, ऑड में से -1 करना, तो दोनों में ऑड कौन सा है, ये वाला है, इसमें से -1 कीजिए,
तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। फिर इवन नंबर ये वाला, इसमें क्या करना है +1 करना है, तो हमें क्या करना है +1 होगा तो ये कितना आएगा 3। फिर ये दोनों का सम करना है, तब जाके हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा और वो हमारा आंसर रहेगा। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि जो नंबर यहाँ थे वही नंबर यहाँ आ गए प्लस माइनस करके, इसलिए आ गया। बट आपको रूल याद रखना पड़ेगा, जैसा रूल का है कि इवन में से माइनस करो ऑड में से, उस हिसाब से हमें जो नंबर है वो लिख कर माइनस करके जो आएंगे, फिर उसमें या तो हमें सम पूछा है तो सम कीजिए, डिफरेंस पूछा है डिफरेंस कीजिए, प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 + 3 मतलब 5 और वही ऑप्शन नंबर 4 है और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मे भी आता होगा, ठीक है। देखिए जिन्हें नहीं आता मैं उन्हें बता देता हूं एक बार कैसे सॉल्व किया जाता है करके। GHIJMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, मतलब टोटल कितने लोग हैं 3 3 6 7, टोटल 7 मेंबर्स हैं एक सर्कुलर टेबल में, वो क्या बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या है फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फेस कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। फेस मतलब दो तरह की फेसिंग होती है, एक सेंटर की तरफ देख रहे हैं और एक सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके पोजीशंस भी मार्क कर लेता हूं मैं। टोटल कितने 7 मेंबर्स है, तो एक यहां बना लेते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो 7 पोजीशन हमने मार्किंग कर ली है। ये यहाँ पर क्या है टोटल 7 नंबर्स जो है विराजमान होंगे, ठीक है। अब ये कहाँ देख रहे हैं, तो एरो से आपको समझ में आ गया सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन बनकर आता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब बाहर देख रहे हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कुछ लोग जो है वो अंदर देख रहे हैं मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं सेंटर से बाहर देख रहे हैं। तो ऐसा भी अरेंजमेंट आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, वो सेट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है। अब कुछ लोगों को जो हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, तो ये प्लॉट करना वो सेट्स कहां बैठा है फोर्थ में, किसके लेफ्ट में, जे के, तो कंफ्यूजिंग होगा। तो आप देखिए मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, वो आप ध्यान दीजिए, तो आपको पहली बार भी अगर देख रहे होंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए ओ सेट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो इसे पढ़ना कहां से, जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा स्टेटमेंट वगैरह, तो जो लास्ट में वहां से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए जे के लेफ्ट में 4th पोजीशन पे ओ बैठा है, ठीक है। ऐसा ही आप कीजिए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए मैं पढ़ता हूं, ओ सेट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जे बोला है, तो लास्ट में जो है वहां से स्टार्ट कीजिए जे के। तो मैं जे यहां लिख लेता हूं, जे के लेफ्ट में, तो जे अगर सेंटर में देख रहा है तो उसका लेफ्ट कहां होगा, इधर साइड में होगा, ठीक है। लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पे, 4th पे बोला है, तो यहां पर बैठा है, तो देखिए 1 2 3 4th पोजीशन पे कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है। तो ये इस तरह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, आई सेट्स 4 टू द राइट ऑफ एन, एन का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं हिंट के तौर पे यहाँ हम उसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फिर से मैंने कहा जब भी स्टेटमेंट होगा तो जो पीछे में लिखा है वहां से स्टार्ट कीजिए, मतलब एन, एन के राइट में, राइट मतलब उधर होगा, कितने पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4th पोजीशन पे कौन बैठा है, बोला आई, तो ये ऐसे लिख लीजिए आई। तो इस तरह से क्या करना है, अगर आप प्लॉट नहीं कर पा रहे तो हिंट के तौर पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देन आगे देखिए, ओनली 2 people sit between J and N, J तो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं J और N के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बोला सिर्फ 2 लोग, ठीक है। ये देखिए 2 लोग, तो J और N के बीच में देखिए J यहाँ पर है, तो 1 2 लोग, और यहाँ पे N नहीं बैठा सकता मैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कौन है, O प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो 2 लोग मतलब 1 2 और यहाँ पर आएगा N, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, 2 लोग है J और N के बीच में। Then when counted from left of J, हाँ बराबर है, वैसे ही हमने किया। M is not an immediate neighbor of I और J, हाँ I और J के आजू बाजू में M नहीं आना चाहिए,
तो आई कहां पर है, आई तो है नहीं। अच्छा ये कंडीशन है, इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर उस कंडीशन पे अपन जाते हैं। तो एन के 3 प्लेस बाद क्या राइट में क्या रहना चाहिए, आई। तो देखिए एन कहां दिख रहा है, सेंटर फेसिंग है, तो राइट साइड मतलब इसका इधर होगा। कौन से पोजीशन पे बोला है, चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 4 मतलब आई इधर पे आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा प्लॉट। ठीक है, ये भी हो चुका है हमारा। तो होने के बाद अब देखो नेक्स्ट कौन सा बोला उसने कि m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ i एंड j। तो i और j के बाजू में m नहीं आना चाहिए, मतलब यहां पर और यहां पर नहीं आना चाहिए। ये दो पोजीशन जो है दोस्तों, यहां पे m नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब एक ही पोजीशन बच गई। तो m कहां आएगा, ये वाली पोजीशन में आएगा। ठीक है, आगे देखिए j इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ m बोला है, तो m का इमीडिएट नेबर g नहीं रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली g सिर्फ एक ही पोजीशन बच गई, इधर आएगा। अब पूरे 7 मेंबर्स थे, 7 में से 6 तो प्लॉट हो गए, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने प्लेस, एक ही बच गया। कौन सा बच गया है, H, वो यहाँ पर आएगा H। और सवाल हमें क्या पूछा है, H के बारे में पूछा है, हु सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। तो पढ़ेंगे कैसा, H लास्ट जो है एंड वहां से स्टार्ट कीजिए, H के राइट में थर्ड पोजीशन में, H यहाँ पर है, वो अंदर देख रहा है, तो राइट पोजीशन इधर होगा उसका। थर्ड प्लेस पे क्या है, G है, तो ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा, और यहाँ पर आंसर भी टिक है G। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपसे भी बन गया होगा, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए स्टार्ट कैसे करना है। और कोई भी स्टेटमेंट दिया रहा तो उसको पढ़ना कहां से, जो एंड है स्टेटमेंट का वहां से आप पीछे से ऐसा सामने आइए, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पोजीशन पर है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए सो क्वेश्चन देखकर अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको आइडिया लग गया होगा। ये पाइप्स एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, मतलब टाइम एंड वर्क में से एक टॉपिक रहता है, वही है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 टैप्स कैन फिल अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है टैंक। ठीक है, और 2 टैप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 3 hours एंड 21 hours रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 टैंक है तो अज्यूम कर लेते हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। एक क्या कर रहा है, 3 hours लगा रहा है, और दूसरा कितना है, 21 hours लगा रहा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अ थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट। हाँ, तो देखिए तीसरा और एक टैंक पाइप है या टैप है, वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये फिलअप कर रहे हैं तो मैं इसको प्लस कंसिडर कर लेता हूं, और ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए इसको माइनस कंसिडर करता हूं। और कितना टाइम लगा रहा है, वो 3 hours लगा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे में भर देगा, ये 21 घंटे में भर देगा, लेकिन ये 3 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा। ठीक है, अब हाउ लॉन्ग in hours will it take to fill 2/3 of the empty cistern। अच्छा, हमें पूरा टैंक नहीं भरना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, 2/3 ही हमें टैंक जो है, सिस्टम जो है वो हमें भरना है। तो बोला है कि अगर हम तीनों टैप जो है तीनों का अगर हमने एक साथ ओपन कर दिए तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। भरना कितना है, हमें 2/3 भरना है। ठीक है, पूरा नहीं भरना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो दिया है इतना इतना टाइम इनको लग रहा है, हम क्या कर लेते हैं, काम कितना है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो काम कितना है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक ऐसा नंबर लीजिए जो ये तीनों से डिविजिबल है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका रहता है कि आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या अपने मन से कोई भी नंबर सोचिए, बट तीनों से कटना चाहिए। हम 100 नहीं ले सकते जैसा हम हर बार लेते हैं 100, क्योंकि 100 अगर लेते हैं तो 21 3 से इससे नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक नंबर मतलब एलसीएम, तो हम क्या कर लेते हैं 21 ले लेते हैं, क्योंकि 21 ऐसा नंबर है जो तीनों से भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, वर्क रहेगा 21 का वर्क रहेगा। तो ये हमको टाइम समझ में आया था, ये टाइम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो देखिए इसको 3 hours लगते हैं, लेकिन काम कितना है, 21 का है। ठीक है, तो कितना लग जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से 21 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बट ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो एफिशिएंसी भी हमको पता चल गई भाई कौन कितना ज्यादा एफिशिएंट है करके। ठीक है, समझ में भी आ रहा है यहाँ पर हमको, ये 3 घंटे में काम खत्म करना तो ये ज्यादा एफिशिएंट रहेगा।
21 घंटे टाइम लगा रहा है, 21 आवर्स लगा रहा है उसको काम करने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहेंगी, बहुत कम रहेगी, कम एफिशिएंट रहेगा वो। तो इस तरह से इसका मतलब है। अब देखिए ये 21 है, लेकिन काम हमें कितना करना है, 2/3। तो मैं 21 जो हमारा ओरिजिनल काम था उसका मैं 2/3 पहले निकाल लेता हूँ कितना होता है, ठीक है। 2/3 मतलब 2/3 लिखेंगे, 3 1 जा 3 7 जा और 7 2 जा कितना होता है 14। तो हमको समझ में आ गया टोटल हमारे पास 14 काम है, ठीक है। ये लिखना कैसे पड़ता है वो देखिए। तो टोटल हमारे पास 14 काम है, करना किसको है, ये तीनों को करना है। तो ये करेगा तो 7 एफिशिएंसी है, ये करेगा तो +1 और ये करेगा तो -1। क्यों -1, पहले ही बताया मैंने, ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए -1 लेंगे। तो देखिए अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 14, 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा, और 14/1 का मतलब क्या होता है 14। इसका मतलब 14 घंटे उसको लगेंगे, 14 आवर्स का टाइम उसको लगेगा, और वही हमारा आंसर था यहाँ पर। देखिए सेकंड ऑप्शन है 14। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क वाले जो भी क्वेश्चन है वैसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ टैप लिखा हुआ था, टैप के बदले में क्या हो सकता है, ABC ऐसे पर्सन रह सकते हैं या किसी का नाम दे दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। अब यहाँ एम्प्टी कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, ये ऐसा मतलब बनता है उसका, ठीक है। ये दोनों काम कर रहे हैं और ये छोड़ के जा रहा है, इस वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिए इस तरह से उसे सॉल्व करना सबसे बेस्ट तरीका है। तरीके तो और भी है बट ये सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा कौन से नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाला ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है जनरल साइंस का है, ठीक है। जैसा एग्जाम में बताया गया था कि जो जनरल साइंस है एनसीईआरटी जो है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे करके, तो उसी में से एक है न्यूमेरिकल साइंस का, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। ये क्वेश्चन नंबर है 11, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शिफ्ट 1 का जो हम जैसे मैंने आपको बताया था वो तीनों में से ये लास्ट है। देखिए A stone is thrown vertically downwards with a speed of 5 मीटर पर सेकंड from the top of a tower। तो समझिए क्वेश्चन को, एक टावर है उसके टॉप पे अपन खड़े हैं, वहां से हमने क्या करे, एक स्टोन नीचे फेंक दी है, ठीक है। ऐसा करना नहीं, ठीक है, समझिए। तो स्टोन को हमने क्या कर दिया है, फेंक दिया है, तो उसकी स्पीड कितनी है, बोला 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। What will be its velocity after 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे सवाल पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। जो हमारे न्यूटन अंकल है उन्होंने काइनेमेटिकल इक्वेशन या मोशन से रिलेटेड 3 उन्होंने क्या दिया है, इक्वेशंस दिया है, उसका यूज करके हम इसे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब इसमें बात आती है V मतलब क्या होता है, तो देखिए V का मतलब होता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, A मतलब एक्सेलरेशन होता है, और T मतलब क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें V फाइंड करना है, ठीक है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए दो तरह की वेलोसिटी रहती है, एक इनिशियल और एक क्या रहता है, फाइनल। अब इनिशियल किसको बोलते हैं वो देखिए, यहाँ इसने क्या किया, थ्रो किया ना, है कि नहीं, रिलीज नहीं किया। रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बाद में वेलोसिटी उसमें आ गई, ठीक है। लेकिन अगर थ्रो कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली उसने क्या कर दिया, उसको वेलोसिटी दे दिया। तो ये डिफरेंस आप समझिए। तो किसी किसी में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है, जैसे रिलीज कर दिया, और यहाँ इस केस में क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है बोला, तो इसका मतलब ये हो गया उसको वेलोसिटी ऑलरेडी दे दिया उसने, कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं U के बदले में 5 लिख देता हूं, प्लस A मतलब क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेट हुआ, वो स्पीड आई ना उसमें, तो कितनी स्पीड आई, ये क्या है, ग्रेविटी। G मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सोचिए, तो जब हम टावर के टॉप में जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग टावर या टॉप में जाएंगे, वहां से कोई स्टोन अगर हम रिलीज करें तो स्टोन कहां जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा या ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगा। ग्रेविटी क्या करती है, सबको पुल करती है ना, खींचती है ऐसा, तो स्टोन भी ऐसा ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन होगा, इसलिए A की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आएगी। लेकिन मान लीजिए कोई स्टोन है, अगर वो नीचे खड़ा होता ग्राउंड पर और वो ऊपर फेंक रहा है स्टोन, ठीक है, तो ऊपर फेंक रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ डाउनवर्ड फेंक रहा है, ऊपर अगर फेंक रहा है ऐसा बोला रहता, तो यहाँ पर G की वैल्यू जो 10 है, यहाँ पर मैं क्या लिया रहता, नेगेटिव लिया रहता। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ रहता, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू कंसिडर किए रहते। देन टाइम पीरियड हमारे पास 2 है।
अब इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। ये पहले कैलकुलेट होगा बोर्ड मास के हिसाब से, तो ये कितना आएगा 20 आएगा और ये दोनों मिलके कितना आएगा 25, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था आरआरबी का फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस हमने की। इसमें वही क्वेश्चन हमने लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैथ्स एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद भी और वीडियो बनेंगे जिसमें आरआरबी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका एक अपलोड करूंगा मैं, और एक थर्ड शिफ्ट वाला है वो। तो ये तीनों जो वीडियो है ये बहुत काम के आपके लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ आरआरबी नहीं, चाहे नॉसेट हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, तो ये क्वेश्चन जो उसमें भी आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है सेम ही रहता है। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रैक करना एग्जाम तो ये वीडियो देखिए, इसे समझिए और इसका डिटेल एनालिसिस जो है कर आप इसे याद रखिए। थैंक यू।